नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है शर्त भरा रिश्ता। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर कहानी अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। श्रुति कॉलेज जाने के लिए तैयार खड़ी थी, लेकिन ड्राइवर मोहन का कुछ पता ही नहीं था। श्रुति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। नानी भी पास ही खड़ी हुई थी, लेकिन उन्हें पता था कि किसी भी क्षण श्रुति आपे से बाहर हो सकती है। वो मन ही मन घबरा रही थी, क्योंकि प्रकाश जी भी लॉन में ही बैठे अखबार पढ़ रहे थे। नानी नहीं चाहती थी कि श्रुति कुछ उल जलूल करे और प्रकाश जी का ध्यान उस ओर जाए। शायद श्रुति भी नाना जी से उलझने के मूड में नहीं थी। उसने नानी के हाथ से गाड़ी की चाबी लगभग छीन ली और फुर्ती से गाड़ी में बैठ गई और कार स्टार्ट करके चली गई। नानी देखती ही रह गई और श्रुति फुर हो गई। तभी ड्राइवर दौड़ते हुए आ गया और मैम साहब कहकर चिल्लाने लगा। नानी ने तुरंत गुस्से से उसकी ओर देखा। चुप हो जाओ, अब चिल्लाने से क्या फ़ायदा? वो क्या यहाँ खड़ी रहती तेरे इंतजार में? किसी दिन वो तेरा हिसाब करवा देगी तो ही दिमाग ठीक होगा तेरा। लेकिन नानी जी, मुझे तो आपने ही मैम साहब का लंच लेने भेजा था, मेरी क्या गलती? ड्राइवर मिमियाते हुए बोला। हाँ ठीक है, सब पता है मुझे। शांति से बात बनाने खड़ा हो गया होगा ना। इतनी देर लगती है क्या लंच लाने में? अब थोड़ी देर बाद श्रुति के कॉलेज चले जाना। अब वो तो चली ही गई है, नानी ने मोहन को घुड़कते हुए कहा। वह बेचारा चुपचाप सिर हिलाते हुए चला गया। इधर श्रुति की गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। उसका दिमाग भी उसी स्पीड से दौड़ रहा था। कल्पना की कही हुई बातें रह रहकर कानों में गूंज रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वो किसी से झूठ मूठ की शादी कर ले और रंजीत अंकल का पत्ता ही साफ हो जाए? लेकिन अगर उसका झूठ पकड़ा गया तो? और फिर ऐसा लड़का वो कहाँ खोजे? लड़के तो उसके कॉलेज में भी बहुत हैं, बहुत से आगे पीछे भी घूमते रहते हैं, लेकिन ये तो बात ही अलग है। क्या उनमें से कोई इस बात के लिए तैयार हो सकता है? बहुत मुश्किल है भाई। सोचते सोचते श्रुति का दिमाग भन्ना गया। तभी अचानक सड़क पर एक लड़का सड़क पार करते हुए दिखाई दिया। श्रुति ने तुरंत ब्रेक लगाया, फिर भी रुकते हुए भी कार की हल्की सी टक्कर उस लड़के को लगी गई। श्रुति का चेहरा तमतमा गया। वह फुर्ती से गाड़ी से उतरी और उस लड़के को कॉलर पकड़कर उठा लिया। अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता क्या? मरना ही है तो किसी ट्रेन के आगे जाकर लेट जाओ। क्या मेरी ही गाड़ी मिली थी इस काम के लिए? जी नहीं, मैं तो लड़के की आवाज़ लड़खड़ा गई। या तो टक्कर लगने से या फिर श्रुति के चिल्लाने से वो कुछ डर सा गया। सब जानती हूँ मैं, तुम जैसे लोगों को बहाना चाहिए पैसे ऐंठने का। जबरदस्ती गाड़ी के सामने आ जाओ और फिर कुछ भी मांगने लग जाओ। मेरे सामने तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी, समझे? अभी जानते नहीं हो तुम मुझे। इसी बीच कुछ लोग वहां इकट्ठा हो गए। लड़के का हाथ सड़क पर गिरने के कारण छिल गया था और वहां खून झलक रहा था। शायद पैर में भी कुछ चोट थी। वह लड़का बिना कुछ बोले चुपचाप लड़खड़ाते कदमों से सड़क पार करते हुए सामने बने हुई एक छोटी सी चाय की दुकान के अंदर चला गया। श्रुति भी गुस्से से पैर पटकते हुए गाड़ी में बैठ गई और वहां से चली गई। उसका कॉलेज भी बिल्कुल पास में ही था। दोपहर को मोहन श्रुति की गाड़ी के पास ही खड़ा था। श्रुति ने दूर से उसे देखकर ही अपनी त्योरियां चढ़ा ली। क्यों आए हो अब यहाँ? मैं क्या गाड़ी चलाना नहीं जानती? चले जाओ यहाँ से। मैम साहब, गलती हो गई, अब आगे से नहीं होगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मोहन ने गिड़गिड़ाकर क्षमा मांग ली और कार का पिछला दरवाज़ा खोल दिया। श्रुति गुस्से से लाल पीली होती हुई गाड़ी में बैठ गई। मोहन ने चुपचाप गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ दूर जाने पर श्रुति को वो लड़का दिखाई दे गया जो सुबह ही उसके कार से टकराया था। वो एक अधेड़ उम्र के आदमी के पास खड़ा होकर बातें कर रहा था। सुनो मोहन, वो सामने जो लड़का खड़ा है पीली शर्ट में, उस दुकान के सामने, जानते हो क्या उसे? श्रुति ने जल्दी से उंगली से इशारा करते हुए पूछा। कौन वो? वो तो करण है मैम साहब। ये चाय की दुकान उसके पापा की है ना, उसी का लड़का है ये। बड़ा ही होनहार लड़का है मैम साहब। बस ठीक है। ये लोग देखने में ही सीधे होते हैं, लेकिन अमीरों को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ते। सुबह ही मेरी गाड़ी के सामने आकर नाटक कर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका पाला किससे पड़ा था। इससे पहले कि वो कोई और ड्रामा करे, मैंने अच्छी खबर ले ली उसकी। श्रुति ने बड़े घमंड के साथ मोहन को बताया। क्या मतलब? उसका एक्सीडेंट आपकी गाड़ी से हुआ था?
मोहन ने चौंक कर पूछा, क्या तुम्हें पता था? उसने तुमसे शिकायत की क्या? वो जरूर तुम्हें जानता होगा कि तुम मेरे ड्राइवर हो, इसीलिए। ना, नहीं तो मैम साहब, वो तो मैं चाय पीने गया था, तब मैंने पूछा था कि चोट कैसे लगी। तब उसने बताया कि किसी कार से उसका एक्सीडेंट हो गया था। इतने क्यों चल रहे हो? कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, जानबूझकर सामने आ गया होगा कि लड़की है, बेवकूफ़ बनाकर रुपए ऐंठ लूँगा। इन गरीबों का काम ही ऐसा होता है, पहले गाड़ी के सामने आते हैं और फिर रुपए ऐंठते हैं। वो तो मेरे सामने उसकी कुछ चली नहीं, चुपचाप चला गया, नहीं तो और तमाशा बना देती उसका। श्रुति ने अकड़ कर कहा। मोहन ने धीरे से कहा, नहीं मैम साहब, वो ऐसा लड़का नहीं है, बहुत भला लड़का है। इसका मतलब यह है कि मैंने टक्कर मारी उसे, यही कहना चाहते हो ना तुम? एक बार फिर गुस्से से भर उठी श्रुति। तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या? श्रुति अब मोहन ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि मैम साहब अब क्या कह दे कुछ नहीं पता चलता। अभी सुबह ही नानी से भी डांट खाई थी, अब कोई बात नहीं। बस अगले दिन जब श्रुति कॉलेज जा रही थी तो फिर वो लड़का उसी दुकान पर खड़ा था। आज उसने सफ़ेद शर्ट के साथ नीली पैंट पहनी हुई थी, शायद वो कोई यूनिफॉर्म थी। आज श्रुति ने उसका ध्यान से देखा, अच्छी कदकाठी का गेहुआ रंग का वो लड़का आज कुछ अलग सा दिख रहा था। या तो श्रुति का मूड कुछ ठीक था या फिर वो लड़का शायद आकर्षित ठीक था। अचानक श्रुति मोहन से पूछ बैठी, क्या नाम बताया था तुमने उसका? किसका मैम साहब? मोहन ने घबरा कर पूछा। श्रुति को अचानक झटका सा लगा। कुछ नहीं, जल्दी गाड़ी चलाया करो, रोज़ देर हो जाती है मुझे कॉलेज पहुंचने में। मोहन श्रुति की डांट चुपचाप सुन रहा था, क्योंकि वो श्रुति से कुछ भी नहीं बोल सकता। श्रुति ने बेवजह ही मोहन को डपट दिया। मन ही मन श्रुति ने कहा, करण। कॉलेज पहुंचने पर श्रुति ने सबसे पहले कल्पना को ढूंढा। उसके मन में एक बात घूम रही थी कि क्या वो लड़का करण उसके काम का साबित हो सकता है। बेशक शादी झूठी ही करनी हो, लेकिन लड़का कम से कम ऐसा तो हो कि कोई यकीन कर ले कि श्रुति उससे शादी करना चाहती है। अभी तो उसके बारे में भी कुछ नहीं पता, वो सब भी देखना पड़ेगा। कल्पना ने श्रुति की सारी बातें सुनी। यार, मतलब सच में तुझे मेरी सलाह अच्छी लगी? मतलब सीरियस है तू? और नहीं तो क्या, कभी ऐसा हुआ है क्या कि तेरा कोई प्लान फेल हुआ हो? यार श्रुति, एक बार फिर सोच ले, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, तेरी जिंदगी का सवाल है। कल्पना ने अटकते हुए कहा, तो फिर कोई और प्लान बता, कुछ तो करना ही पड़ेगा। कब तक? रंजीत से मुझे मेरे ही पैसे की खैरात मांगनी पड़ेगी, तो सोचना कुछ। श्रुति ने बड़ी ही मासूमियत से कहा। कुछ देर तक कल्पना चुपचाप कुछ सोचती रही। यार, वैसे तो बिल्कुल बढ़िया प्लान है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो तू मेरा नाम तो नहीं लेगी ना? सोच ले, ये आखिरी फैसला तुझे खुद ही लेना होगा। कल्पना ने श्रुति से सीधे तौर पर पूछा, अरे क्यों डर रही है? कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा। बस अब सोचना ये है कि वो लड़का करण कैसे तैयार होगा मुझसे शादी करने के लिए। श्रुति ने कुछ सोचते हुए कहा, यार श्रुति, एक बात कहूँ, मतलब सुनकर नाराज मत होना। श्रुति ने प्रश्नवाचक नज़रों से कल्पना की ओर देखा। मतलब क्या ही अच्छा होता कि ना तू अपनी असली शादी के लिए प्लानिंग कर रही होती, बेशक वो इस करण के साथ ही होती, कल्पना ने कहा। श्रुति ने अपने दांत पीसते हुए अपनी कॉपी कल्पना के सर पर दे मारी। चल भाग यहाँ से, कसम से जान से मारने को मन कर रहा है तुझे, कभी भी कुछ भी बोलती रहती है। कल्पना हंसती हुई वहाँ से भाग गई और श्रुति ने एक गहरी सी सांस ली और अपनी क्लास की तरफ चल पड़ी। श्रुति की गाड़ी बंगले के अंदर आकर रुक गई। वह गाड़ी से उतरी तो देखा सामने ही रंजीत की गाड़ी भी पार्किंग में खड़ी थी। श्रुति ने बुरा सा मुंह बनाया और लापरवाही से अपने बालों को झटक दिया। वो ड्राइंग रूम के सामने से खट खट चलती हुई अपने रूम की ओर मुड़ गई। तभी पीछे से आवाज आई, अरे श्रुति बेटी, यहाँ तो प्रकाश जी श्रुति को अंदर बुला रहे थे। श्रुति ने मन ही मन बड़बड़ाना शुरू कर दिया, नाना जी भी पता नहीं क्यों मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं। अरे भाई, नहीं पसंद मुझे वो रंजीत, तो फिर क्यों बुला रहे हैं मुझे?
उसके ही सामने। नाना जी के सामने तो वो और भी भला इंसान बनकर दिखाता है। नाना जी भी उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते। अब देखो कितनी मीठी मीठी बातें करेगा। जी नाना जी, श्रुति ने यथासंभव अपनी आवाज़ को सामान्य करते हुए कहा। अरे बेटा, तुमने अपने रंजीत अंकल से भी नमस्ते नहीं की। तुमसे मिलने के लिए ही ये इंतजार कर रहे हैं। मन मार कर श्रुति ने सिर हिलाकर रंजीत से नमस्ते कर ली। रंजीत ने भी अपने दांतों को चमकाते हुए कहा, अरे श्रुति बेटा, तुम्हें पता है विकास का MBA पूरा हो गया है और वो जल्दी ही फ्रांस से आने वाला है। विकास ने खास तौर पर तुम्हें बताने को कहा है। तुम्हारा तो बचपन का दोस्त है ना वो, बस इसीलिए सोचा कि तुमसे भी मिल लूँगा और विकास का मैसेज भी दे दूँगा। अरे वाह, विकास आ रहा है, ये तो बहुत खुशी की बात है। बहुत दिन हो गए उससे मिले बिना, श्रुति ने खुश होते हुए कहा। अब रंजीत ने प्रकाश जी की ओर देखा और कहा, देखा अंकल आपने, कितनी हो गई श्रुति विकास के आने की खबर सुनकर। मुझे तो पहले ही पता था कि जब श्रुति ये खबर सुनेगी तो बहुत खुश होगी। मैंने बताया था ना कि ये दोनों बचपन से ही साथ पढ़े हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं। सही कह रहे हो रंजीत बेटा, श्रुति की दोस्ती बहुत ही कम लोगों से होती है, गिनती के ही दोस्त हैं इसके। अब मैं जाऊँ नाना जी, श्रुति ने बोर होते हुए कहा। हाँ बेटी जाओ, और जरा अपने अंकल के लिए चाय वगैरह भिजवाना। श्रुति ड्राइंग रूम से निकली ही थी कि उसका फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। वो रुककर पर्स से फ़ोन निकाल कर देखने लगी। तभी उसके कानों में रंजीत की आवाज़ पड़ी। देखा अंकल आपने श्रुति को, मैंने कहा था ना कि श्रुति और विकास दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। आखिर श्रुति मेरे दोस्त की निशानी है, इसे हम सिर आंखों पर बैठा कर रखेंगे। बस अब आप अपना फैसला कर ही लेना। जैसे विकास आएगा सबके सामने इन दोनों के रिश्ते की बात कर देंगे। श्रुति तो सुनकर दंग ही रह गई। इतनी आगे तक की प्लानिंग कर रखी है इस रंजीत ने तो क्या सारी जिंदगी मुझे इस रंजीत के रहमो करम पर रहना पड़ेगा? सवाल ही नहीं उठता। इस रंजीत को नाको चने चबाने पड़ेंगे। बस एक बार मेरी प्लानिंग ठीक ठाक हो जाए। माना कि विकास मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं उससे शादी कर लूँ, और वो भी तब जबकि वो रंजीत का बेटा है। इम्पॉसिबल। अब तो जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। श्रुति मन ही मन बड़बड़ाते हुए अपने रूम में घुस गई। अगले दिन श्रुति कॉलेज जाने के लिए निकली तो उसने मोहन से बात करने की ठान ही ली थी। आखिर वही तो एकमात्र जरिया था जो करण से बात करने में उसकी कोई मदद कर सकता था। अरे मोहन जी। मैम साहब, मोहन ने श्रुति से कहा। वो उस दिन जिस लड़के की टक्कर हो गई थी मेरी गाड़ी से, क्या नाम बताया था तुमने उसका? श्रुति ने जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश की। जी वो करण। मन ही मन मोहन डर गया। पता नहीं क्यों अपनी मैम साहब की आदत बहुत अच्छे से जानता था वो। पता नहीं कब किसी इंसान से किसी भी बात पर खफा हो जाए और अपने क्रोध का शिकार बना ले। हाँ, जो भी है उसका नाम। ऐसा करो, जरा उसे बुलाकर लाना। मैं कार लेकर जाती हूँ, तुम उसे लेकर कॉलेज की पार्किंग में ही पहुँचना और ज़रा जल्दी आना। मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करूँगी, समझे? अब जाओ यहाँ से, श्रुति ने कड़क सी आवाज़ में कहा। मोहन बिल्कुल रुआंसा हो गया। मैम साहब, उसे माफ़ कर दो। उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। गरीब माँ बाप की औलाद है, उस पर रहम करो। मैं खुद ही उसे समझा दूंगा। आज के बाद वो कभी आपको दिखाई भी नहीं देगा। अरे लेकिन तुम इतने क्यों घबरा रहे हो, और उसकी तरफ से तुम क्यों माफ़ी मांगोगे? श्रुति ने झल्ला कर कहा। मैम साहब, वो लड़का आप जैसे बड़े लोगों के सामने क्या कह पाएगा? भगवान के लिए उसे भूल जाइए। उस दिन की बात मोहन ने एक बार फिर से श्रुति की खुशामद करते हुए कहा। ओहो, अब श्रुति को समझ में आया कि मोहन को लग रहा है कि वो उस लड़के को उस दिन का बदला लेने के लिए बुला रही है। मन ही मन श्रुति को हंसी आ रही थी, लेकिन अब उसे एक बहाना मिल गया था करण से बात करने के लिए। चलो ठीक है, माफ़ कर देती हूँ तुम्हारे दोस्त को तुम्हारे कहने से, लेकिन फिर भी मैं एक बार उसे खुद समझा दूंगी। तुम्हारे कहने से इतना असर कहाँ होगा उस पर, और अगर उसको कुछ इलाज की ज़रूरत होगी तो उसकी कुछ मदद भी कर दूंगी। श्रुति ने पासा फेंकते हुए कहा। एक जोर के झटके से गाड़ी रुक गई। मोहन की आंखें और मुंह खुले के खुले रह गए। श्रुति की जबान से फूल कैसे झड़ रहे हैं आज। आउच, ये इतनी जोर से ब्रेक क्यों लगा है मोहन? सामने तो कोई भी नहीं है। मोहन, कुछ पूछ रही हूँ मैं,
क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? क्या हुआ तुम्हें? मोहन उसी तरह मूर्ति बना बैठा रहा। श्रुति ने गाड़ी से झांक कर देखा। करण की दुकान कुछ ही दूरी पर ही थी। अच्छा, इसलिए ब्रेक लगाए हैं इस मोहन के बच्चे ने। श्रुति ने अपनी तरफ से ही अंदाजा लगाते हुए मन ही मन कहा। वह गाड़ी से नीचे उतरकर ड्राइवर की खिड़की के पास खड़ी हो गई। अब मोहन ने घबराहट में श्रुति को देखा, जो उसे उतरने का इशारा ही कर रही थी। मोहन जल्दी से नीचे उतरा। श्रुति ने हाथ के इशारे से उसे चाय की दुकान दिखाई। इस बार मोहन ने इशारा समझ लिया। फिर भी उसने झिझकते हुए श्रुति से पूछा, मैम साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मेरी तबीयत को क्या हुआ है? तुम ही कुछ अजीब सी हरकतें कर रहे हो। कहते हुए श्रुति ने मोहन को गाड़ी से नीचे खींच लिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। अब जाओ जल्दी और उस लड़के को लेकर आओ। मैं वहीं पार्किंग में मिलूंगी। और हाँ, उससे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, समझे? कहकर श्रुति ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मोहन अजीब सी हालत में वहीं खड़ा रह गया। श्रुति कॉलेज की पार्किंग में अपनी गाड़ी से पीठ टिकाकर खड़ी हुई थी। उसकी उंगलियां गाड़ी पर ठक ठक कर रही थी, लेकिन उसका दिमाग चक्कर घिन्नी बना घूम रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि एक अनजान लड़के से वो कैसे बात शुरू करेगी। बात भी सीधे शादी की, शादी भी कॉन्ट्रैक्ट पर, अलग सी शर्तों के साथ। क्या वो लड़का उसकी बात मान जाएगा? यदि नहीं माना तो फिर वो क्या करेगी? क्या इज्जत रह जाएगी उसकी? आदि आदि अनेक प्रकार की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। श्रुति ने बड़ी बेचैनी से अपने हाथ पर बंधी घड़ी की ओर देखा। अभी तक मोहन क्यों नहीं आया? क्या उस लड़के ने आने से मना कर दिया? श्रुति ये सोच कर ही तिलमिला गई। तभी दूर से मोहन आता हुआ दिखाई दिया। श्रुति ने बड़ी उम्मीद से उसके चारों ओर नजर डाली, लेकिन वह अकेला ही चला आ रहा था। करण दूर दूर तक उसके साथ नहीं था। पर आखिर क्यों? श्रुति को ये देखकर गुस्सा सा आ गया। उस लड़के की इतनी मजाल, वो समझता क्या है अपने आप को? हो ना हो इस मोहन ने भी जरूर कुछ उल्टा सीधा भर दिया होगा उसके दिमाग में। नाली का कीड़ा आखिर नाली में ही पड़ा रहना चाहता है। श्रुति गुस्से से आग बबूला हुए जा रही थी और शायद मोहन ने भी दूर से ये बात महसूस कर ली थी। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मोहन दूर से श्रुति को देखकर मन ही मन कांप रहा था। पता नहीं क्या गाज गिरने वाली है उस पर। कहाँ है वो लड़का? नहीं आया ना वो तुम्हारे साथ? जी वो अभी दुकान पर नहीं था। मोहन की आवाज़ जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही थी। श्रुति के माथे पर बल पड़ गए। क्या मतलब है तुम्हारा? दुकान पर नहीं था तो जहाँ भी था वहाँ से बुलाकर ले आते। लेकिन तुम्हें क्या पड़ी है? इतनी देर में तो तुम शहर के दूसरे कोने से भी बुला कर ला सकते थे। मैम साहब, आप मेरी बात तो सुनिए। मोहन के गले में अटके शब्द निकल ही नहीं रहे थे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारी बात सुनने के लिए ही तो खड़ी हुई हूँ मैं यहाँ 1 घंटे से। आप कुछ कहोगे या कोई मुहूर्त निकलवाने की ज़रूरत है? श्रुति बरस पड़ी। मैम साहब, ओम प्रकाश दुकान पर नहीं था, इसीलिए मैंने उसका नंबर ले लिया है और मैं उसका इंतज़ार भी कर रहा था। उसने आकर बताया कि वो करण यहाँ नहीं है। वो अभी अपने बेटे को ट्रेन में बैठा कर आया था। करण हफ्ते भर के लिए दिल्ली गया है किसी नौकरी के सिलसिले में। जैसे ही वो वहाँ से वापस लौट कर आएगा, मैं उसे आपके पास ले आऊँगा। इस बार जैसे तैसे मोहन ने एक सांस में सारी बात कह डाली। श्रुति का दिमाग पहले से ही बनना रहा था। मोहन की बात सुनकर रही कसर भी पूरी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक कभी ही क्यों जाना था करण को दिल्ली। घर पर नाना जी रंजीत की बातों में आकर पता नहीं क्या कर डाले और मैं यहाँ उस कमबख्त करण का इंतजार ही करती रह जाऊँ। हे भगवान, क्या करूँ अब? कोई और लड़का दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। काश कि मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड होता तो तुरंत सबके सामने लाकर खड़ा कर देती। कल्पना ठीक ही कहती थी कि अपने आसपास के लोगों पर भी नज़र रखनी चाहिए। पता नहीं कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन अब क्या हो सकता है? अब यहाँ क्या करना है? चलो वापस घर चलो। श्रुति झल्लाकर गाड़ी में बैठ गई। उसका मूड बहुत खराब हो चुका था। मोहन ने चुपचाप गाड़ी घर की ओर मोड़ दी। मोहन अभी भी असमंजस की स्थिति में ही था कि वो लड़का करण इतना ज़रूरी क्यों हो रहा है मैम साहब के लिए।
श्रुति अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर पड़ी। पता नहीं वो परेशान ज़्यादा थी या गुस्से में ज़्यादा थी। अजीब सी हालत हो रही थी उसकी। अरे श्रुति, आज फिर किसी की नई गाड़ी आ गई है क्या? नानी ने श्रुति के कमरे में घुसते हुए पूछा। उनके चेहरे पर वात्सल्य भरी मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। श्रुति ने नानी की ओर देखा और कहा, क्या नानी, आप भी? क्या मेरी तबीयत खराब नहीं हो सकती? आप भी मुझे नहीं समझती है ना? श्रुति ने मुंह बनाते हुए कहा। आखिर वो और क्या कारण बताती? उसका मूड क्यों खराब है ये सब तो नहीं बता सकती थी। क्या हुआ बेटी, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तब मैं कहूँ कि मेरी बेटी चुपचाप आकर कैसे अपने कमरे में चली गई। नानी ने प्यार भरी डांट लगाई। कुछ नहीं नानी, बस ऐसे ही मन कुछ अजीब सा हो रहा था। मैंने देखा तो आप पूजा कर रही थी, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे पता था मेरी प्यारी नानी पूजा के बाद सीधे मेरे कमरे में ही आएंगी। श्रुति ने नानी को खींचकर अपनी बेड पर बिठा लिया और सिर नानी की गोद में रख लिया। श्रुति की बात सुनकर नानी गदगद हो गई। अचानक ही उनकी आंखें नम हो गई। पता है मेरी बच्ची, इसीलिए तेरे नाना और मैं तेरे लिए कोई अच्छा सा घरवर देख रहे हैं। कोई ऐसा जो मेरी बेटी को समझ सके, कोई ऐसा जो तेरे गुस्से के पीछे छिपी तेरी मासूमियत को देख सके। श्रुति चौकन्नी हो गई कि पता नहीं नानी क्या कहेंगी। नहीं नानी, आपसे अच्छी तरह तो मुझे कोई भी नहीं समझ सकता, श्रुति ने लाड जताते हुए कहा। और विकास, उसके बारे में क्या विचार है तेरा? नानी ने एक साथ विस्फोट कर दिया। 2 मिनट के लिए तो श्रुति सन्नाटे में आ गई। आखिर इस स्थिति में बचने के लिए ही तो प्लानिंग कर रही थी। कौन विकास? श्रुति को अपनी आवाज़ खुद ही खोखली सी सुनाई दे रही थी, जैसे तो विकास को जानती ही नहीं है। तेरे नाना तो कह रहे थे कि तुझे वो बहुत पसंद है। अरे वही, अपनी रंजीत का बेटा। नानी ने बड़े अजीब तरीके से श्रुति की ओर देखा। ओह अच्छा, वो विकास। श्रुति की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। इसका मतलब यह है कि रंजीत ने नाना जी को शीशे में उतार लिया, तभी ये बात नानी तक पहुंची है क्या? और क्या कह रहे थे नाना जी? श्रुति ने घबरा कर पूछा, उसकी स्थिति से अनजान। नानी बोली, यही कि तेरी और विकास की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। खुद रंजीत ने ही आगे बढ़कर तेरा हाथ मांगा है अपने बेटे के लिए, और बेटा भी होनहार है, उसका कोई कमी नहीं है। श्रुति को कुछ नहीं सूझा और वो गुमसुम सी बैठी रह गई। अब नानी को श्रुति का व्यवहार अजीब सा लग रहा था। क्या हुआ बेटी, क्या तू खुश नहीं है इस रिश्ते से? श्रुति ने ना में गर्दन हिला दी। मगर क्यों, क्या कमी है उसमें? तेरे बचपन का दोस्त है वो तो। श्रुति ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि श्रुति को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह वो क्या बोले। अरे कुछ तो बता। जरूर मुझे तंग करने के लिए तू ऐसे कह रही है ना? नानी ने परेशान होकर पूछा। श्रुति को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। आखिर कहे भी तो क्या कहे, अब बता भी दे क्या बात है। इस बार नानी ने श्रुति को पकड़कर झंझोड़ दिया। अब श्रुति खुद को तैयार कर चुकी थी। आखिर कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर अपनी जिंदगी किसी और के हवाले नहीं करनी तो कुछ तो कदम उठाना ही पड़ेगा। नानी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, श्रुति ने एक झटके से कहा और अपना चेहरा हथेलियों से ढक लिया। उसका दिल धाड़ धाड़ बज रहा था। आखिर उसने पहली बार कोई झूठ बोला था। अब नानी का सामना कैसे करना चाहिए ये भी समस्या थी। आज से पहले तो उसका गुस्सा ही घेर भर पाया करता था, और आज ये झूठ पता नहीं क्या गुल खिलाएगा। इस बार बम धमाकों की आवाज़ नानी के कानों में गूंज रही थी। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये अल्लड़ सी लड़की क्या कह रही है। उधर श्रुति को जब सन्नाटा भारी लगने लगा तो उसने अपनी उंगलियों के बीच एक हल्की सी झिरी बनाकर नानी की ओर देखा। नानी बिल्कुल चुपचाप बैठकर श्रुति को अपलक देख रही थी। उनके चेहरे पर सारे जहां का आश्चर्य सिमट आया था। नानी की ऐसी स्थिति में देखकर एक बार तो श्रुति का मन हुआ कि कह दे ये सब झूठ कहा था उसने, लेकिन अगले ही पल उसके सामने रंजीत का चेहरा घूम गया और कल्पना की नई गाड़ी भी। नहीं श्रुति, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी बेवकूफ़ी तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। संभाल खुद को।
अभी तो और भी बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी। ऐसे डर कर काम नहीं चलने वाला। श्रुति ने अपने मन को मजबूत करते हुए सोचा और धीरे से अपने चेहरे से हाथ हटा लिया। नानी, नानी, क्या हुआ नानी? अपने मन की बात मैं और किसे बताऊं नानी? श्रुति ने बड़ा भोला भाला सा मुंह बनाकर कहा। धीरे धीरे नानी के होशो हवास लौट रहे थे, लेकिन अभी भी वो सामान्य नहीं हो पा रही थी। कौन है वो लड़का? नानी ने जैसे हथियार डाल दिए, लेकिन श्रुति पर एक वार तो कर ही दिया। अब कौन सा लड़का बताऊं नानी को? अभी तो खुद मुझे नहीं पता। अगर अभी किसी का नाम बताया तो आगे के लिए मैं फंस जाऊंगी, क्योंकि अभी तो कोई प्लानिंग ही नहीं की है कैसे क्या करना है। वो सब बता दूंगी मैं आपको, लेकिन अभी आप नाना जी से मना कर देना कि वो विकास के लिए कोई बात ना करे। प्लीज़ नानी, मुझे कुछ तो समय दो प्लीज़। श्रुति ने नानी की खुशामद करते हुए कहा। नानी ने गहरी सांस ली और श्रुति की ओर देखा। श्रुति, तू मेरी बेटी की आखिरी निशानी है और मैं तुझसे नाराज़ भी नहीं हो सकती। तेरी बात सुनकर मुझे बहुत सदमा लगा है। तेरे नाना जी को तो संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। बस अब कोई भी कदम उठाने से पहले मुझे ज़रूर बताना। अभी तो इतनी बड़ी और समझदार भी नहीं है। लड़का बेशक तूने पसंद कर लिया है, लेकिन बिना देखे परखे तेरे नाना जी और मैं तुझे शादी की इजाज़त नहीं देंगे। उम्मीद है कि तू हमारा मान रखेगी। नानी की आवाज़ में मासूमियत सी घुली हुई थी। वो चुपचाप उठकर चली गई। श्रुति को लग रहा था कि जैसे उसके दिल पर किसी ने कई टन वजन रख दिया हो। उसका मन कर रहा था कि क्या अच्छा होता कि विकास रंजीत का बेटा ना होता, तो वो उसे अपनी प्लानिंग में शामिल कर सकती थी। अब देखना पड़ेगा कि अपनी प्लानिंग के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे। श्रुति महसूस कर रही थी कि आजकल नानी जी कुछ चुपचाप सी रहती थी और नाना जी भी जब देखो अपने चश्मे से उसे घूरते रहते हैं। जरूर नानी ने नाना जी को मेरी बात बता दी होगी। उसे कल्पना की बात याद आ गई कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, तू बस अपनी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली बात पर फोकस कर। श्रुति भी नाना नानी से कुछ दूरी बनाए हुए थी। उसने कुछ प्रोजेक्ट वर्क का बहाना बनाकर ज़्यादातर अपने रूम में ही रहना शुरू कर दिया था। उसे डर था कि कहीं नानी फिर से उस लड़के के बारे में ना पूछ बैठे जिसका भी दूर दूर तक कोई पता नहीं था, इसलिए वो खुद को बिजी दिखाती थी। आज कॉलेज जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसने नानी से कह दिया था कि वो अपने रूम में ही प्रोजेक्ट वर्क पूरा कर रही है। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने देखा कि मोहन की कॉल थी। सुबह तो आया ही था ये, तो कॉल की क्या ज़रूरत पड़ गई। श्रुति ने फ़ोन उठाया। हाँ मोहन, क्या बात है? उधर से पता नहीं मोहन ने क्या कहा कि श्रुति उछल पड़ी। अच्छा अच्छा, तुम गाड़ी निकालो, मैं तुरंत आ रही हूँ। श्रुति ने जल्दी से मोबाइल पर्स में डाला, लंबे खुले हुए बालों को जूड़े की तरह लपेट लिया और तुरंत बाहर की ओर भागी। नानी, नानी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। कल्पना का फ़ोन आया था, मैम ने तुरंत बुलाया है। श्रुति ने जल्दी से पैरों में सैंडल पहनते हुए नानी को आवाज़ लगाई। अरे, सुबह तक तो कुछ काम नहीं था कॉलेज में, अचानक क्या हुआ? अभी तो तूने खाना भी नहीं खाया। नानी ने कहा। कोई बात नहीं नानी, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी, कहते हुए श्रुति बाहर निकल गई। मोहन गाड़ी में बैठकर श्रुति का इंतजार कर रहा था। श्रुति जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ गई। श्रुति के बैठते ही उसने बताया कि वो करण के पापा को अपना फ़ोन नंबर देकर आया था और उसे लालच भी दिया था कि करण की नौकरी की बात अपनी मैम साहब से करेगा। आज जैसे उसका बेटा आया, उसने तुरंत मोहन को फ़ोन कर दिया। श्रुति को पहली बार लगा कि कम पढ़े लिखे लोगों का भी दिमाग कई बार खूब दौड़ता है। मोहन ने करण की दुकान से कुछ पहले ही गाड़ी रोक दी और उतरकर करण को बुलाने चला गया। श्रुति ने गाड़ी ले जाकर कॉलेज की पार्किंग में ही लगा दी। वह खड़े होकर इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में मोहन करण को लेकर आ गया और उसने श्रुति की ओर इशारा कर दिया। श्रुति ने ध्यान से करण की ओर देखा। सिर्फ देखा ही नहीं, बल्कि अपने नाना नानी के नज़रिए से देखने की कोशिश भी की। हाँ, शक्ल सूरत तो अच्छी है, कद काठी भी ठीक है, चेहरे
चेहरे पर शराफत भी दिखाई दे रही है, स्वभाव भी शांत सा दिखाई दे रहा है। पढ़ा लिखा भी है ही, क्या पढ़ा है ये तो नहीं पता, लेकिन चलो कुल मिलाकर ठीक ठाक सा लग रहा है। श्रुति इसी उधेड़ बुन में लगी हुई थी कि करण ने आकर उसे नमस्ते की। श्रुति ने जल्दी से इधर उधर देखा। इस हाय हेलो के ज़माने में कोई लड़का नमस्ते करेगा, ये बात श्रुति के लिए बहुत अजीब सी थी। श्रुति ने अपनी मुख मुद्रा को गंभीर बनाकर पूछा, तुम्हारा नाम? जी करण। कितने पढ़े लिखे हो? जी अभी पत्राचार से MBA पूरा किया है। इसके अलावा और क्या करते हो? जी कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ और बचे हुए समय में पापा की दुकान पर उनकी मदद करता हूँ। घर कहाँ है तुम्हारा? जी दुकान के पीछे ही 2 छोटे छोटे से कमरे बना रखे हैं। मेरा परिवार वहीं रहता है। एक छोटा भाई है और एक छोटी बहन है। श्रुति को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो और क्या पूछे करण से। जो भी कुछ उसने पूछा करण ने बेझिझक सब बता दिया। कॉन्फिडेंस तो पूरा है बंदे में, बस बात कैसे शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा है। जी मोहन भैया ने आपसे बात की होगी मेरे बारे में। अभी जो भी काम आपको मेरे लायक लगे वो बता दीजिएगा। बाकी मेरी मेहनत और लगन देखकर आप खुद ही मेरे बारे में सही निर्णय ले लेंगे। करण की आवाज़ में एक विनम्रता थी जो उसके सीधे सच्चे होने की गवाही दे रही थी। श्रुति कुछ क्षण करण को अपलक देखती रही। मुझसे शादी करोगे? श्रुति ने करण की आंखों में आंखें डालकर पूछा। इस बार पहली बार करण की नज़रें श्रुति के चेहरे पर टिक गई थी। उसका खुद का चेहरा बता रहा था कि उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि जो सुना है क्या वही कहा है श्रुति ने? जी उसने बड़ी ही मुश्किल से पूछा। श्रुति की भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी, लेकिन फिर भी उसने रूखे स्वर में करण से कहा, कम सुनाई देता है क्या? यह शादी का मतलब नहीं जानते हो? जी मेरा मतलब शादी? मैं तो नौकरी के लिए। शेष शब्द करण के मुंह में ही अटक कर रह गए थे। यही नौकरी करनी है, क्या कर पाओगे? श्रुति ने अकड़ कर कहा। जी लेकिन आप क्यों करना चाहती हैं ऐसा? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ ठीक से। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं या उस दिन की बात का बदला लेने का विचार है आपका, या कुछ और? अब करण की झिझक कुछ हद तक दूर हो गई थी, इसीलिए वो श्रुति के सामने अपनी बात रख रहा था। तुम आम खाने पर ध्यान दो, पेड़ गिनकर क्या करोगे? बस 2 साल, केवल 2 साल तुम्हें मेरे साथ रहना है मेरा पति बनकर। इसके बदले तुम्हें काफ़ी रुपए मिलेंगे, किसी भी नौकरी से बहुत ज़्यादा। फिर 2 साल बाद करण ने फिर से श्रुति से पूछा। श्रुति व्यंग से मुस्कुराए, जैसे उसे करण की बुद्धि पर तरस आ रहा। उसके बाद तुम अपने घर और मैं तो अपने घर में ही रहूंगी। आप एक लड़की होकर ये सब सोच रही हैं? क्या आप शादी का मतलब नहीं जानती हैं? ये कोई खेल नहीं है, जिंदगी भर का संबंध है। करण ने तिरस्कार भरी नज़र श्रुति पर डाली। करण की बात सुनकर श्रुति आपे से बाहर हो गई। हे मिस्टर, ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश मत करो। मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। तुमसे जो पूछा गया है केवल उस बात का जवाब दो, हाँ या ना। इस बार करण भी भड़क गया। मुझे कोई शौक नहीं है आपके इस खेल का हिस्सा बनने का, और किसी को शिकार बनाओ आप। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारा जमीन नहीं मरा अभी। करण इतना कहकर मुड़ गया था। श्रुति ने चारों ओर देखा। कॉलेज के पार्किंग में काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ वहाँ घूम रहे थे, वरना अभी तक तो वो करण को सबक सिखा चुकी होती। आखिर उसने अपनी ज़िंदगी में ना कभी सुना ही नहीं था। अपने गुस्से को किसी तरह दबाते हुए उसने एक बार फिर से कहा, सोच लो फिर से। मुंह मांगा पैसा मिलेगा जो कि तुम किसी नौकरी से कभी नहीं कमा पाओगे। करण ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, मैं बिकाऊ नहीं हूँ मैडम, और फुर्ती से वहाँ से निकल गया। श्रुति ने दांत पीसते हुए कुछ भद्दे से शब्द उछाल दिए उसकी पीठ पीछे। उसे जाता हुआ देखकर मोहन जल्दी से श्रुति के पास पहुंच गया। मोहन ने महसूस कर लिया था कि स्थिति कुछ तनावपूर्ण हो गई है। आखिर श्रुति को वो सालों से जानता था। उसका मूड भांपते हुए मोहन को देर नहीं लगी। श्रुति गाड़ी में बैठ गई और मोहन भी चुपचाप गाड़ी ड्राइव करने लगा। पूरी रास्ते श्रुति ने मोहन से कोई बात नहीं की। श्रुति के दिमाग में करण की बातें घूम रही थी। आज से पहले किसी ने उससे इस तरह बात नहीं की थी
और वो भी करण जैसे मामूली से लड़के ने उसका जो अपमान किया वो उसे भूल नहीं पा रही थी। वो सीधे अपने कमरे में पहुंचकर एक आराम कुर्सी पर बैठ गई। इस करण ने तो उसकी सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। अब क्या किया जाए, शायद किसी और लड़के की तलाश। उसने कल्पना से बात करने के लिए मोबाइल निकाला, आखिर सलाहकार तो वही थी। तभी अचानक श्रुति के मोबाइल पर कॉल आने लगी। हेलो श्रुति, अरे ये किसका नंबर है? सोचते हुए श्रुति ने फ़ोन कान से लगा लिया। कौन? श्रुति के माथे पर बल पड़ गए। अरे और कौन? माई का लाल तुम्हें फ़ोन करने की हिम्मत जुटा सकता है? ओह विकास, तुम इंडिया आ गए क्या? जी मल्लिका आ लिया। खुशी हुई कि आपने गुलाम को पहचान लिया। अब बंद भी करो ये ड्रामा। ये बताओ कि कहाँ हो? बंदा अपनी गाड़ी में है और गाड़ी आपके घर पर पहुंचने वाली है। श्रुति ये सुनकर चौंक जाती है और यदि आपकी इनायत होगी तो आपके साथ बैठकर एक कप कॉफ़ी शौक फरमाएंगे। श्रुति बहुत दिनों बाद शायद खुलकर हंसी थी। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले इतने सालों में। पता है अपने इस जोकर से दोस्त को मैंने बहुत मिस किया है। ओ रियली? चलो देखते हैं कि मेरा कितना अच्छा स्वागत करोगी। अब फ़ोन रखो, मैं तुम्हारे गेट पर ही आ गया हूँ, विकास ने कहा। श्रुति ने जल्दी से नानी को आवाज़ लगाई और फिर शांति को। क्या हुआ श्रुति? नानी ने पूछा। नानी विकास आ रहा है, श्रुति ने खुशी से बताया। जी मैम साहब, शांति ने आकर पूछा। अरे शांति, जल्दी से बढ़िया सी कॉफ़ी बनाओ, विकास आ रहा है। अरे लेकिन विकास, नानी ने कुछ कहना ही चाहा था, तुमने पुकारा और हम चले आए। डियर नानी, आप नानी है ना श्रुति की? विकास ने गुनगुनाते हुए ड्राइंग रूम में कदम रखा। नानी ने हैरानी से उस लड़के की ओर देखा जो पूरी श्रद्धा से उनके पैरों पर झुका चुका था। विकास नानी के पैरों में झुका हुआ था और नानी उस खूबसूरत से लड़के को ही देख रही थी। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान फैली हुई थी। खुश रहो बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा प्यारी नानी। जरा अपना हाथ तो मेरे सिर पर रखो, तभी तो आशीर्वाद मिलेगा। नानी ने हंसते हुए विकास के सिर पर प्यार भरा हाथ रख दिया और उसके लिए नाश्ते की तैयारी करवाने के लिए रसोई की तरफ चल पड़ी। और सुनाओ विकास, क्या चल रहा है? श्रुति ने सोफे पर बैठते हुए कहा। विकास भी उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गया। वैसे मन तो नहीं है तुमसे बात करने का, बस पुरानी दोस्ती का ख्याल है, इसीलिए आ गया हूँ, विकास ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। उसका मुंह देखकर श्रुति को हंसी आ गई। ऐसा क्या कर दिया मैंने जो इतनी नाराज हो? यही तो शिकायत है कि तुमने कुछ भी नहीं किया, ना तो मुझे कॉल की, ना मेरे कॉल का कोई रिप्लाई किया, और तो और मुझे एयरपोर्ट पर भी रिसीव नहीं किया। ओहो, तो ये बात है। ठीक है, सॉरी। एक बार फिर से फ्रांस चले जाओ, इस बार तुम्हारी सारी शिकायत दूर हो जाएंगी। श्रुति के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। श्रुति की बच्ची, अभी बताता हूँ तुझे, कहकर विकास ने अपने पीछे रखा हुआ कुशन श्रुति की ओर उछाल दिया। ओह माय गॉड, दोनों के मुंह से एक साथ निकला, क्योंकि वो कुशन दरवाजे से आते हुए नाना जी को ही लग गया था, मगर उन्होंने उसे पकड़ लिया। सॉरी नाना जी, वो गलती से, विकास ने हकलाते हुए कहा। श्रुति भी मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी दबाए हुए थी। नाना जी, ये विकास है, रंजीत अंकल का बेटा, अपनी हंसी रोकते हुए श्रुति ने कहा। विकास अपने कान पकड़कर बिल्कुल सीरियस होकर खड़ा हो गया था। उसे देखकर नाना जी की भी हंसी छूट गई। तुरंत विकास ने झुककर उनके पैर छू लिए। नाना जी ने भी उसको आशीर्वाद दिया। इतने में नानी के साथ शांति एक ट्रे लेकर आ गई। बहुत दिनों बाद आज सबने साथ बैठकर गपशप की थी। विकास की बातें इतनी मज़ेदार थी। विकास के जाने के बाद श्रुति ने कल्पना को फ़ोन किया और करण की सारी बातें बताई। यार, मुझे तो वो करण को गाय की तरह सीधा लगा था, लेकिन वो तो सांड से भी ज़्यादा सींग मारता है। मैं तो उसे बहुत ही सीधा मानती थी। वही तो श्रुति, आजकल कोई सीधा नहीं है, मौका आने पर ही किसी की असलियत सामने आती है। फिर अब क्या किया जाए कल्पना? करना क्या है, तलाश जारी रख, वो नहीं तो और सही, अपने शहर में लड़कों की कमी तो नहीं है यार, लेकिन अब बात और बिगड़ने वाली है। क्यों, क्या हुआ?
कल्पना ने एकदम चौंक कर पूछा। अरे यार, आज विकास आया था घर पर, नाना जी और नानी जी से खूब घुल मिल कर गया है। आदत तो जानती ही है तू उसकी। डर ये है कि कहीं नाना जी फिर से रंजीत की बात को लेकर सीरियस ना हो जाएं। श्रुति, बात तो तेरी सही है, लेकिन यार जब विकास इतना ही अच्छा है तो फिर उससे ही क्यों नहीं कर लेती शादी? आखिर हर्ज ही क्या है? बस क्या बताऊं, उसके बाप से मुझे हद से ज़्यादा नफरत है और मैं जानती हूँ कि विकास अपने बाप की ही बातें सही मानता है। दोस्ती अलग चीज़ है और शादी अलग चीज़ है। श्रुति ने बड़े अफसोस के साथ कहा। बस तो डियर, फिर तो कोई दूसरा करण ढूंढ ले, इसी तरह तेरी नैया पार होगी। कल्पना ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उधर प्रकाश जी अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहे थे कि नीलम जी ने उनसे कहा, कितना प्यारा बच्चा है ना विकास। वो तो है, लेकिन तुम्हारी लाडली को ये बात कौन समझाए? उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता। नाना जी ने व्यंग से कहा। वही तो बात है, जवान बच्चों के साथ जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते हैं ना। नीलम जी ने ठंडी सी आवाज़ में कहा। तो फिर करो इंतजार कि कब वो तुम्हें उस लड़के के बारे में बताएगी। मुझे तो तुम उससे बात ही नहीं करने देती। आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? मैंने बताया ना आपको कि मैं श्रुति से साफ साफ कह चुकी हूँ कि बिना देखे परखे हम उसके पसंद के लड़के से उसकी शादी नहीं करेंगे। क्या इतनी आसानी से मान जाएगी वो? मुझे तो नहीं लगता। उसकी जिद तुम मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानती हो। प्रकाश जी ने चश्मे के पीछे से अपनी पत्नी को घूरा। नीलम जी को कोई जवाब नहीं सूझा तो उन्होंने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। मन ही मन वो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि या तो श्रुति मान जाए विकास से शादी के लिए, या फिर वो कोई लड़का वाकई विकास से ज़्यादा अच्छा हो जिससे उन लोगों को कोई अफसोस ना हो। उधर रंजीत अपने ड्राइंग रूम में बैठकर कुछ पेपर्स देख रहा था, कंपनी से रिलेटेड ही। विकास ने रूम में कदम रखा तो रंजीत ने उसकी ओर देखा और कहा, बड़ी जल्दी आ गए बेटा, श्रुति मिली या नहीं? और उसके नाना नानी? हाँ डैड, श्रुति भी मिली और उसके नाना नानी भी मिले। मुझे तो लगा था कि तुम श्रुति को लेकर कहीं बाहर जाना पसंद करोगे और शायद डिनर के बाद ही लौटो। नहीं डैड, श्रुति भी शायद तभी कॉलेज से आई थी और फिर उसके नाना नानी को भी तो समय देना था ना। उन लोगों से तो मैं फर्स्ट टाइम मिला था, फिर किसी दिन चला जाऊंगा। अब तो मुझे यहीं रहना है ना। देखा कितना समझदार है मेरा बेटा, आखिर मुझ पर ही गया है ना। रंजीत की पत्नी निशा ने विकास के पास आकर बैठते हुए कहा। विकास ने कहा, ओ मॉम, आप लोगों का ये झगड़ा अभी तक सॉल्व नहीं हुआ क्या कि मैं किस पर गया हूँ? रंजीत और निशा दोनों ही विकास की बात पर ठहाका लगा कर हंस पड़े। अच्छा विकास, तुम ऑफिस कब तक ज्वाइन करोगे? मेरा सारा स्टाफ तुमसे मिलने के लिए बेकरार है। डैड, ऑफिस तो मैं अभी ज्वाइन नहीं करूँगा, लेकिन आप चाहें तो आपके स्टाफ से मिलने के लिए कल आ सकता हूँ। कुछ टाइम में एंजॉय करना चाहता हूँ और घूमना फिरना चाहता हूँ। ये सब काम तो पूरी ज़िंदगी करने हैं। क्यों मॉम, ठीक कहा ना मैंने? विकास ने आखिर का वाक्य अपनी मॉम की ओर देखकर कहा। निशा तो वैसे ही बलिहारी हो जाने वाली नज़रों से अपने बेटे को देख रही थी। उसकी बात सुनकर तो वो गदगद हो गई। बिल्कुल ठीक कहा तूने विकास, इसी बहाने श्रुति के साथ घूमने का मौका भी निकाल लेना। काफ़ी समय बाद मिले हो दोनों, एक दूसरे को समझना भी ज़रूरी है। निशा और रंजीत एक दूसरे को देखकर रहस्यमयी ढंग से मुस्कुरा रहे थे। ओके मॉम, अब मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, बाय कहकर विकास उठकर वहाँ से चला जाता है। अब निशा रंजीत के पास जाकर बैठ गई। प्रकाश जी ने कुछ बात की क्या आपसे इन दोनों के बारे में? अभी तो कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, लेकिन मैं भी जब तक उन्हें समझाता रहूँगा कि हमारा बेटा श्रुति के लिए बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन श्रुति के मन में क्या है ये जानना भी तो ज़रूरी है ना। वो लोग खुद ही बात करेंगे उससे। आखिर हमारे बेटे में कमी ही क्या है? तुम देखना, विकास से मिलने के बाद वो खुद ही बात आगे बढ़ाना चाहेंगे। फिर भी ध्यान रखना, आजकल के बच्चे अपने बारे में खुद निर्णय लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। श्रुति तो वैसे भी बहुत अलग स्वभाव की लड़की है।
कभी आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे और बात बिगड़ जाए। निशा ने चिंतित स्वर में कहा, अरे तुम चिंता मत करो, अब विकास आ गया है, वो खुद हैंडल करेगा श्रुति को, इसीलिए ही तो आते ही उसे वहाँ भेजा था। रंजीत ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा। रात के 11 बजे थे। श्रुति अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। तभी बेड के साइड टेबल पर रखा हुआ उसका फोन बज उठा। श्रुति उसी तरह गहरी नींद में सोती रही और कॉल कट गई। तुरंत ही एक बार फोन फिर से बजने लगा। इस बार श्रुति ने कुनमुनाकर हाथ बढ़ाया और फोन उठाने की कोशिश की। फोन कान से लगाकर श्रुति ने उन्नीदी सी आवाज में कहा, हेलो, कौन? मैम साहब, मैं मोहन। क्या आफत है? इतनी रात में क्यों फोन किया? श्रुति ने अनमने से स्वर में कहा। वो मैम साहब, वो ओम प्रकाश के लड़के का अभी अभी फोन आया मेरे पास। क्या? करण का फोन? मगर क्यों? श्रुति झटके से उठकर बैठ गई। नींद उसकी आंखों से उड़ चुकी थी। ये तो नहीं पता मैम साहब, वो आपका नंबर मांग रहा था, परेशान सा लग रहा था और कह रहा था कि उसे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो फिर? जी, बिना आपसे पूछे तो मैं आपका नंबर नहीं दे सकता ना किसी को। अच्छा। श्रुति ने कुछ देर सोचा। ठीक है, दे दो नंबर उसे। क्या उसने अपनी परेशानी तुम्हें बताई? नहीं मैम साहब, बस वो आपसे बात करने की रट लगाए हुए था। आप कह रही थी तो मैं आपका नंबर दे देता हूँ उसे, कहकर मोहन ने फ़ोन काट दिया। श्रुति की नींद उड़ चुकी थी। आखिर क्या बात करना चाहता है वो? उसकी उस दिन की अकड़ याद आ गई श्रुति को। अभी तो हफ्ता भर ही हुआ है उस बात को। गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन एक बार पता तो चले कि बात क्या है। श्रुति ये सब सोच ही रही थी कि मोबाइल एक बार फिर से बज उठा। शायद मोहन ही होगा, लेकिन नहीं, ये तो कोई अनजान नंबर है। श्रुति ने फ़ोन कान से लगाया। हेलो जी, मैं करण। इतनी रात को फ़ोन करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? श्रुति ने दांत पीसते हुए कहा। मैडम, मैं आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है, करण ने श्रुति को बोला। करण ने जैसे श्रुति की बात सुनी ही नहीं। वो काफ़ी परेशान लग रहा था। उसकी आवाज़ थरथराई हुई सी थी। मतलब इस बात को कहने के लिए तुमने मुझे रात के 12 बजे फ़ोन किया है? आर यू क्रेजी? श्रुति ने एक बार फिर उसे लताड़ा। मैडम, मेरे पापा को हार्ट अटैक आया है, मैं उनके साथ हॉस्पिटल में ही हूँ। मैडम, मुझे तुरंत रुपयों की ज़रूरत है। डॉक्टर ने उनके हार्ट का ऑपरेशन बोला है, वो बहुत खतरे में हैं। करण की आवाज़ भर्राने लगी थी। ओह, तो इसलिए गिड़गिड़ा रहे हो? अब पता चला कि ज़मीर से ज़्यादा रुपया ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए। श्रुति ने जले पर नमक छिड़कने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप जो कह रही हैं सब ठीक कह रही हैं। मेरी गलती थी जो मैंने आपकी बात नहीं मानी। अब प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। करण ने श्रुति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, कौन से हॉस्पिटल में हो तुम और किस डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है? श्रुति ने बड़ी अकड़ के साथ पूछा। जी, संजीवनी हॉस्पिटल में डॉक्टर राहुल जोशी का ट्रीटमेंट है, करण ने जल्दी से बताया। ओके, तुम ऐसा करो कि उनसे बोल दो कि वो ऑपरेशन की तैयारी करे। मैं सुबह आती हूँ, फिर डॉक्टर से बात करूँगी। वैसे डॉक्टर जोशी बहुत अच्छे ढंग से मुझे जानते हैं, क्योंकि नानी का ट्रीटमेंट भी वही करते हैं। मैडम, मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। कोई एहसान नहीं है, ये डील है तुम्हारे और मेरे बीच, समझे? अब फ़ोन रखो, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। उसके होंठों पर एक विजयी मुस्कान तैर गई। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। बहुत अकड़ थी, सब हवा हो गई ना। अब देखो कैसे गिड़गिड़ा रहा है मेरे सामने। अब उस रंजीत की भी अकल ठिकाने लग जाएगी। उस रंजीत के अरमानों पर पानी फिर जाएगा जैसे उसे पता चलेगा कि मेरी शादी उसके बेटे के साथ नहीं होगी। बड़ा आया मुझे अपनी बहू बनाने वाला। श्रुति का मन घृणा से भर उठा। अगली सुबह श्रुति हॉस्पिटल गई और डॉक्टर जोशी से मिली और करण के पापा के लिए उनसे बात कर ली। फिर श्रुति करण से मिलने के लिए उसके पापा के रूम में गई। उस समय करण की मम्मी भी वहीं थी। श्रुति ने देखा कि करण की हालत बहुत अस्त व्यस्त थी। कपड़ों पर अनगिनत सलवटें, बढ़ी हुई दाढ़ी, आंखें गवाही दे रही थी कि वो काफ़ी समय से सोया नहीं था। उसकी मम्मी की भी लगभग वही हालत थी। अरे मैडम, आप
क्या आपकी डॉक्टर साहब से बात हो गई? श्रुति को देखकर करण खड़ा हो गया, साथ ही उसकी मम्मी भी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हाँ, उनसे बात हो गई है, वो ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, श्रुति ने रुखाई से जवाब दिया। करण की आंखों में हल्की सी नमी दिखाई दे रही थी। उसने कुछ भी नहीं कहा, बस एक लंबी गहरी सांस ली और अपनी आंखें कुछ क्षण के लिए बंद कर ली। बेटी, तुम हमारे लिए भगवान बनकर आई हो, तुम्हारा ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं चुका सकते। करण की मम्मी ने भी भीगे हुए स्वर में कहा। श्रुति ने एक नज़र उन पर डाली और करण को बाहर आने का इशारा किया और बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। करण की मम्मी उसी तरह खड़ी रह गई। शायद श्रुति उस गरीब बेबस औरत से बात करने में अपना अपमान समझ रही थी। ये बात दूसरी थी, वो उस औरत के बेटे से शादी का प्लान बनाए बैठी थी। बेशक वो शादी नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट था। इतनी ही अजीब सी है ये दुनिया, सबकी ज़रूरतें जुदा जुदा हैं। श्रुति कमरे के बाहर खड़े करण के पास जाकर खड़ी हो गई। सुनो, तुम्हें याद है ना कि मैंने तुमसे क्या कहा था? श्रुति ने करण को घूर कर देखा। जी, मुझे सब याद है, आप जैसा बताएंगी वैसा होगा। करण ने नज़रें झुका ली। तो फिर पहले तो अपना ये हुलिया दुरुस्त करो। श्रुति ने अपनी उंगली से करण के सिर से लेकर पैर तक इशारा किया। जी, लेकिन अभी पापा की तबीयत खराब है, बस वो जरा ठीक होकर घर। करण के बाकी शब्द मुंह में ही रह गए। अभी समय लगेगा उन्हें घर पहुंचने में, उनका ध्यान रखने के लिए डॉक्टर है और तुम्हारी मम्मी और भाई बहन भी हैं। तुम्हें अब अपनी डील पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अब जल्दी ही मुझे तुम्हें अपने नाना नानी से मिलवाना पड़ सकता है। श्रुति ने तमक कर करण की बात बीच में ही काट दी। श्रुति वैसे भी किसी की बात कभी सुनती ही कहाँ थी, उसे तो बस अपनी ही रहती थी। करण चुप रह गया उसके सामने। ऐसे मुंह मत लटकाओ, तुम्हें अभी बहुत कुछ समझाना है, उसके बाद ही तुम मेरे नाना जी नानी जी को राजी कर पाओगे। अगर उन्होंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। श्रुति की आवाज़ में झल्लाहट साफ दिखाई दे रही थी। करण का चेहरा बता रहा था कि वो कितना उलझा हुआ है। अपने पापा को बचाने के लिए ही उसने श्रुति की बात मान ली थी, लेकिन इस बात को मन से स्वीकार करने में उसे कुछ समय लगता। ऐसा करो, अभी तुम अपने पापा को देखो, आज इनका ऑपरेशन भी हो जाएगा। मैं तुम्हें कल फ़ोन करूंगी, फिर मैं सारी बातें तुम्हें समझाऊंगी। और हाँ, कल तक अपना हुलिया ठीक जरूर कर लेना, समझे? श्रुति ने धमकी भरे लहजे में आदेश दिया। करण ने अपना सिर हिला दिया और श्रुति वहाँ से वापस लौट गई। श्रुति ने गाड़ी खड़ी ही की थी कि तभी उसकी नानी ने आवाज़ लगाई। अरे बेटी, कहाँ चली गई थी सुबह सुबह? नानी, वो रिंग रोड पर पार्क है ना, मैं वहाँ गई थी। काफ़ी दिनों से मैं बोर हो रही थी, अपने प्रोजेक्ट वर्क की वजह से बहुत थकान महसूस कर रही थी, इसीलिए आज मन किया कि सुबह सुबह थोड़ी सैर की जाए। श्रुति ने नानी के गले में अपनी बाहें डाल दी। वास्तव में श्रुति आज को रिलैक्स नज़र आ रही थी। ये बात नानी ने भी महसूस की। ये अलग बात है कि श्रुति ही जानती थी कि वो आज इसलिए खुश है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का फर्स्ट स्टेप पूरा हो जाएगा। उसे करण के रूप में एक लड़का मिल गया था जो उसकी सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार था। अब उसका ध्यान सेकंड स्टेप पर था, यानी करण को नाना नानी से मीटिंग के लिए तैयार करना। यदि ये काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा हो गया तो करण से उसकी शादी हो जाएगी। फिर बाद में देखा जाएगा कि क्या कैसे करना है। शादी के बाद अपने माता पिता की प्रॉपर्टी की आधे हिस्से की मालिक हो ही जाएगी, बाकी आधा हिस्सा वो करण से बाद में अपने नाम करा लेगी। बस, फिर कोई टेंशन नहीं। श्रुति ने मुस्कुराकर गहरी सांस ली और फिर अभी कल्पना को भी सारी बातें बतानी है। अपने रूम में जाते ही श्रुति ने कल्पना को फ़ोन मिला दिया। उधर से कल्पना की उन्नीदी सी आवाज़ आई। यार, क्या हो गया जो आधी रात को फ़ोन खटका दिया? माय डियर, सुबह के 6 बज रहे हैं यार, मैं तो सोई ही 3 बजे थी मूवी देखकर। मेरे लिए तो आधी रात ही है। चल बता अब क्या हुआ? श्रुति ने कहा। करण मान गया है, थैंक गॉड। अब हमें कोई दूसरा लड़का नहीं ढूंढना पड़ेगा। उधर से कल्पना चीख ही पड़ी। सच्ची में मान गया वो? कैसे, कब? श्रुति भी उसकी बात पर ठहाका लगाकर हंस पड़ी। बताती हूँ कहकर श्रुति ने कल्पना को सारी बात बता दी। बदले में कल्पना ने श्रुति को आगे की सारी रूपरेखा बता दी, जिसे श्रुति ने
ने अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लिया। श्रुति ने करण को मिलने के लिए एक रेस्तरां में बुलाया था। वो श्रुति के घर से काफ़ी दूर था। श्रुति नहीं चाहती थी कि अभी कोई उसे करण के साथ देखे। अभी करण को भी बहुत कुछ बदलना था, जिससे ये दिखाई दे कि वो एक दूसरे के काफ़ी करीब है, इतने करीब कि वो दोनों शादी करना चाहते हैं। श्रुति के कहे अनुसार आज करण अच्छे से हुलिये में था। उसने काले रंग की हाफ शर्ट और स्काई ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई थी। उसके कपड़े महंगे तो नहीं थे, लेकिन उस पर खूब जच रहे थे। श्रुति ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुरा दी और बोली, नॉट बैड। श्रुति की बात सुनकर वो थोड़ा झेंप सा गया। अब लड़कियों की तरह शर्माते रहोगे या अंदर भी चलोगे? श्रुति एक कोने वाली टेबल पर जाकर बैठ गए। करण भी उसके सामने आकर बैठ गया। श्रुति ने अपने हाथ से पकड़ा हुआ एक पैकेट मेज पर रख दिया। ये तुम्हारे लिए है मैडम। ये क्या है? पहली बात तो ये याद रखो कि तुम मुझे मैडम नहीं कहोगे, मेरा एक प्यारा सा नाम है श्रुति। दूसरी बात, इसमें तुम्हारे लिए कुछ कपड़े हैं। जब भी मैं तुम्हें अपने घर बुलाऊंगी तो इन्हीं कपड़ों को पहन कर आना है। जी ठीक है। हम पहली बार कब मिले थे? मासूमियत के साथ कहा करण ने। जी, जब आपने गाड़ी से मुझे टक्कर मारी थी। करण ने पूरी ईमानदारी से श्रुति से कहा। श्रुति ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा। पूछ नहीं रही हूँ तुमसे, तुम्हें बता रही हूँ। पूरी बात तो सुनो मेरी, और ये जी जी कहकर बोलना बंद करो। करण ने जल्दी से गर्दन हिला दी थी। हाँ, तो हम सबसे पहले तब मिले थे जब मेरी गाड़ी की टक्कर किसी और से हुई थी और उसने तुमसे बदले में भारी रकम मांगी थी, और उस टाइम तुमने आकर मेरी मदद की थी और उस आदमी को अच्छा सबक सिखाया था। जी, मेरा मतलब। ठीक है। ना चाहते हुए भी करण के मुंह से एक बार फिर जी निकाल ही गया। उसकी इस बात पर अचानक ही श्रुति को हंसी छूट गई। करण ने घबराकर अपने चारों ओर देखा। कई जोड़ी नजरें उन दोनों को ही ताक रही थी। करण शर्म से पानी पानी हो गया। ऐसे 16 साल की लड़की की तरह मत शर्माओ। आदत डाल लो इन सब बातों की। हमें एक दूसरे के साथ घूमना फिरना भी पड़ेगा और लोगों की नज़रों का सामना भी करना पड़ेगा, तभी हमारे घर वाले हमारी शादी होने देंगे। नाटक ही सही, पूरी मेहनत से करना होगा। करण ने काफ़ी हद तक खुद को संभाल लिया। अच्छा, तुम्हारे घर का क्या सीन है? तुम्हारे मम्मी पापा तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे ना हमारी शादी में? श्रुति ने आशंका जताई। पापा को तो अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अभी उनकी हालत ठीक नहीं है और शायद उन्हें ये बात अच्छी भी नहीं लगेगी कि मैं आपसे ऐसे शादी कर रहा हूँ। उनको सदमा भी लग सकता है। हाँ, मम्मी को ज़रूर पता है कि पापा की जान बचाने के लिए मुझे क्या समझौता करना पड़ा है। करण ने बड़े दुख के साथ कहा। श्रुति ने करण का ऐसा चेहरा देखा तो उसे चिंता हुई। करण, तुम बदल तो नहीं जाओगे ना? एक बार फिर से सोच लो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर एक कदम आगे बढ़ा दिया तो लौटने का कोई रास्ता नहीं है। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ, मुझे अपना वादा याद है और तुम्हारी शर्त भी। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा श्रुति। करण भावनाओं में बहकर बोल पड़ा। श्रुति ने आंखें सिकोड़कर करण की ओर देखा और झटके से उसका हाथ पकड़ लिया। दैट्स लाइक माई बॉय। करण श्रुति की इस हरकत से घबरा उठा। जिस तरह से आप बात की है ना तुमने मुझसे, यही टोन होनी चाहिए तुम्हारी, ठीक है ना? क्या? करण का मुंह खुला का खुला ही रह गया। उसे तो श्रुति की बात समझ ही नहीं आ रही थी। अब उसने गौर किया कि भावावेश में उसने न केवल श्रुति का नाम लिया बल्कि उसे तुम कहकर भी संबोधित किया था। अब ये मुंह बंद कर लो, कोई मक्खी घुस जाएगी। यार, हम प्यार झूठा कर रहे हैं, शादी झूठी कर रहे हैं, लेकिन दोस्ती तो सच्ची कर सकते हैं ना? इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। हाँ, बस गुस्सा ज़्यादा आता है, पूरी ईमानदारी से बता रही हूँ। श्रुति ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई। इस बार करण की हंसी छूट गई श्रुति की बात सुनकर, और इस बार दोनों ने अपने चारों तरफ देखा। फिर से कई जोड़ी आंखें उन्हें देख रही थी, लेकिन इस बार दोनों को अजीब नहीं लगा। श्रुति काफ़ी देर तक करण को अपने बारे में और घर परिवार के बारे में बताती रही। अब करण भी श्रुति के साथ सहज हो गया था। रेस्तरां से निकलकर श्रुति ने गाड़ी
निकाली और करण को भी साथ ही ले लिया। अब वो दोनों ही मानसिक रूप से तैयार थे दुनिया के सामने खुद को लव बर्ड्स के रूप में प्रस्तुत करने के लिए। करण को ड्रॉप करने के बाद जब श्रुति घर पहुंची तो वो बहुत खुश थी। अब उसे यकीन हो चुका था कि करण का चुनाव करके उसने कोई गलती नहीं की थी। वो गरीब जरूर था लेकिन पढ़ा लिखा, समझदार और शरीफ लड़का था। उसने श्रुति की परेशानी समझ ली थी और अब पूरे मन से उसके साथ था। कुछ देर बाद ही शांति श्रुति के रूम में चाय लेकर आ गई। मैम साहब, नानी जी आपको बाहर बुला रही हैं। शांति ने कहा। क्यों बुला रही हैं नानी? मैम साहब, रंजीत साहब और उनकी पत्नी आए हुए हैं, शायद इसीलिए बुला रही हैं। अच्छा, विकास भी है क्या साथ में? नहीं तो मैम साहब, वो दोनों ही हैं। अच्छा ठीक है, चाय पीकर आती हूँ। शांति चली गई। श्रुति समझ गई कि यार निशा आंटी भी साथ है तो जरूर टॉपिक विकास और श्रुति की शादी का ही होगा। अब निशा आंटी उस पर बेहिसाब प्यार उड़ाल कर दिखाएंगी और रंजीत अंकल वो तो हैं ही एक नंबर के ड्रामेबाज। अकेली श्रुति बेचारी क्या क्या संभाले। श्रुति ने मन ही मन गहरी सांस भरते हुए कहा। श्रुति अपने रूम से बाहर निकली तो उसे निशा की आवाज़ आनी शुरू हो गई थी। आंटी जी, हम उम्र हैं विकास और श्रुति, एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे तो जरूर शादी के लिए भी तैयार हो ही जाएंगे। आखिर बचपन में साथ खेले हैं, अनजान तो है नहीं। मैं तो कहती हूँ। इतने में श्रुति ड्राइंग रूम में आ चुकी थी और निशा की बाकी बात पूरी ना हो सकी। श्रुति ने बड़े बेमन से दोनों को नमस्ते की। अरे श्रुति बेटी, आओ आओ, सच में बहुत मन कर रहा था तुमसे मिलने का। आज तो मैंने तुम्हारे अंकल से बोल ही दिया कि या तो मुझे श्रुति से मिलाने ले चलो, नहीं तो मैं अकेली ही चली जाऊंगी। निशा का स्पीकर चालू हो गया था। श्रुति ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और नानी के पास जाकर बैठ गई। अरे बेटी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, बड़ी कमज़ोर लग रही हो। निशा ने बनावटी चिंता दिखाते हुए कहा। आंटी, पिछले 2 सालों से मेरा 200 ग्राम वजन भी नहीं घटा, तो फिर मैं आपको कहाँ से कमज़ोर नज़र आ रही हूँ? श्रुति ने सीधे तौर पर पूछ ही लिया था। एक बार को तो निशा की बोलती बंद हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने फिर अपना मुँह खोल दिया। वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम अपने खाने पीने का ध्यान क्यों नहीं रखती हो। 2 साल में वजन तो बढ़ना चाहिए था ना बेटी। निशा ने अपनी ठोड़ी पर एक उंगली रखते हुए कहा। अरे आंटी, आप मेरी चिंता मत करो, नानी मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। आप अपनी चिंता करो, आपका वजन तो 10 साल से उतना ही है। श्रुति ने निशा के दुबले पतले शरीर की तरफ इशारा किया। निशा अंदर ही अंदर जल फूंक गई। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, रंजीत बीच में ही बोल पड़ा। देखा कितनी हाजिर जवाब है हमारी श्रुति। इस बार श्रुति ने रंजीत को लगे हाथों लिया। अंकल, आप ही कुछ ध्यान रख लिया करो आंटी का। लगता है कि आप भी बस अपना ही ध्यान रखते हैं, तभी इतना फल फूल रहे हैं। श्रुति ने रंजीत के निकले हुए पेट की ओर इशारा किया और हंस पड़ी। श्रुति, ये कैसी बात कर रही हो तुम अपने अंकल आंटी से? श्रुति के नाना जी ने डांटते हुए कहा। अरे नहीं अंकल, श्रुति तो बचपन से ही हमसे मजाक कर लेती है, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है ना श्रुति? रंजीत ने अपनी पूरी बत्ती सी दिखा दी। श्रुति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। श्रुति ने एक बार नानी की तरफ देखा और तुरंत उठकर वहां से चली गई। रंजीत और निशा देखते ही रह गए। तो दोस्तों, इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को आगे देखने के लिए देखिए इस कहानी का भाग 2, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। क्या श्रुति करण से शादी कर पाएगी या फिर उसके नाना नानी विकास से ही शादी कर देंगे और रंजीत उसकी पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेगा? देखिए इस कहानी के भाग 2 में। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।